हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो क्लास 10th के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी किसी कंडक्टर से फ्लो करता है तो एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। उसी को जानते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी कोई चीज बहुत ज्यादा समय तक चलती रहे, ऑपरेट होती रहे, तो गर्म पड़ जाती है, तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो आज हम उसी हीटिंग इफेक्ट की स्टडी करने वाले हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। Whenever a current is passed through a conductor, it becomes hot after some time. जब भी कंडक्टर में से क्या पास करता है मेरे भाई, करंट पास करता है, तो वो गर्म पड़ जाता है कुछ टाइम बाद। दिस मीन्स डेट इलेक्ट्रिक एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। यानी कि इसका मीनिंग है कि जो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो कन्वर्ट हो रही है आपकी हीट एनर्जी में। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, when a potential difference is applied across the ends of a conductor, these electrons begin to drift from lower potential negative terminal to higher potential। ठीक है भाई, जब भी आप किसी भी कंडक्टर में क्या प्रोवाइड करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल यानी नेगेटिव टर्मिनल टू हायर पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मोशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज नॉट स्मूथ। यानी जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है भाई, तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है, वो स्मूथली मूव नहीं करते। वो क्या नहीं करते, स्मूथली। ऐसा नहीं है कि बड़े आराम से निकले, यानी वहाँ कोलिजन्स होते हैं, वो एक दूसरे से टकराते हैं। तो वही बोला गया है, द एक्सपीरियंस आर रेजिस्टेंस। वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, रेजिस्टेंस, अकाउंट ऑफ देयर कोलिजन विद द अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल्सो विद द आयंस इन द कंडक्टर। As a result of this, some work is done to overcome this resistance, obstruction of flow of current. It is the work done that is converted into heat। यानी कहने का मतलब है जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उनका जो मूवमेंट होता है वो स्मूथ तो होता नहीं है। वो क्या करते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, दूसरे आयन से टकराते हैं। तो जब वो टकराते हैं तो उन्हें रेजिस्टेंस ऑफर होता है और उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए वर्क करना पड़ता है और वही वर्क एज अ हीट एनर्जी कन्वर्ट होता है। क्लियर है? यानी जितना ज्यादा कोलिजन होगा, जितना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा करंट को, उतनी ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज टू बी नोटेड दैट। अब कुछ पॉइंट निकाले गए हैं जो कि अपन को ध्यान रखने हैं। नंबर 1, द ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड द ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ कोलिजन्स। अगर एक सेकेंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो करेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड जितना ज्यादा होगा उतना कोलिजन ज्यादा होगा। वो तो ऑब्वियसली बात है, अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक ही सेकेंड के अंदर होंगे तो क्या होगा, कोलिजन भी ज्यादा होगा। आगे द ग्रेटर द हीट विल प्रोड्यूस्ड। भाई ठीक है, बिल्कुल सही बात, यानी इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ज्यादा तो हीट भी ज्यादा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द हीट प्रोड्यूस्ड ऑल्सो डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विच डिटरमाइन द डिफिकल्टी विद विच द इलेक्ट्रॉन फ्लो। यानी जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है किसके लिए, करंट के फ्लो करने में, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने में, अगर वो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा ओवरकम करने के लिए। तो हीट एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ज्यादा वर्क होगा तो ज्यादा हीट एनर्जी होगी। क्लियर है? नेक्स्ट, इफ द करंट इज पास फॉर लॉन्गर टाइम। अगर वही करंट पास होता रहे लॉन्ग टाइम, यानी एक तो हो गया कुछ समय के लिए पास कराया, अगर लॉन्ग टाइम तक पास करता रहे करंट तो क्या होगा, more collisions take place between the electron and the ions and hence more heat is produced। यानी कि अगर लॉन्ग टाइम तक किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो वहां पर क्या होगा, हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है इन 1841, यानी 1841 के अंदर जो ये है जेम्स प्रेस्कॉट जूल, यानी जो हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, तो जूल यहीं से लिया गया इनके नाम से, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली स्टडीड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि सबसे पहले जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी की थी वो इन्होंने की थी जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने। ठीक है, कब की थी, 1841 में की थी। इन्होंने क्या देखा, द कंक्लूजन दैट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड H when a current I flow through a conductor of resistance R for a time t। यानी कि जेम्स प्रेस्कॉट ने 1841 में देखा
कि जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो एक तो करंट पर डिपेंड कर रही है, करंट कम ज़्यादा हो रहा है, एक रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है, रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो रहा है, एक टाइम पर डिपेंड कर रही है, टाइम कम लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, यानी इन्होंने कहा कि हीट एनर्जी आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी करंट बढ़ा हीट एनर्जी बढ़ेगी। और हीट एनर्जी कैसे बढ़ेगी? करंट के स्क्वायर के। करंट थोड़ा बढ़ाओगे हीट एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी। सोचो ना, करंट 2 बढ़ा हीट 4, 2 का स्क्वायर, करंट 3 बढ़ा हीट 9, करंट 4 हुआ हीट 16, यानी कि स्क्वायर में प्रोपोर्शन। मतलब कि अगर ये करंट थोड़ा बढ़ेगा हीट एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, 2 तो 4, 3 तो 9, यानी पहला कंक्लूजन, करंट बढ़ाओगे हीट बढ़ेगी। कैसी बढ़ेगी? स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितना कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी हीट एनर्जी ज्यादा होगी। बिल्कुल ठीक। आगे, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी जितने ज्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो करेगा हीट एनर्जी भी ज्यादा होगी। ये तो आपने भी देखा होगा, पहले टाइम पे क्या होता था, मान लो कि पहले टीवी या फ्रिज वगैरह बहुत टाइम तक चलते रहते थे, 10 घंटे 12 घंटे, तो वो गर्म पड़ जाता था। कभी टच करके देखो, ज्यादा टाइम होगा हीट एनर्जी भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो बिल्कुल क्लियर है। तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर आर टी एंड द रिलेशन इज नोन एज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। किससे जाना गया? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से जाना गया। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, क्रिस्टल क्लियर है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट अच्छे से समझ आ गया। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके दिल और दिमाग में कोई छोटा मोटा डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन आंसर्स के साथ। थैंक यू सो मच।